हेलो एवरीवन। आज है 2 सितंबर 2025 और आज हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ कवर करेंगे। देखेंगे इसमें कौन कौन सी मुख्य खबरें आई हैं। तो सबसे पहले जो एससीओ शिखर सम्मेलन है उसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए हैं चीन की यात्रा पर, उसके बारे में खबर आई है। उसमें देखेंगे हम क्या आई है। चंद्रयान-3 डेटा अध्ययन इसरो की खबर आई है, उससे देखेंगे। आरटीई बनाम अल्पसंख्यक संस्थान जो सुप्रीम कोर्ट का बयान वगैरह आया है उसको हम देखेंगे क्या खबर है। तो सबसे पहले एससीओ की एससीओ हेड्स कंडेम पहलगाम टेररिस्ट अटैक। जो पहलगाम अटैक हुआ था भारत में जम्मू कश्मीर में, उसको लेकर के एससीओ में मुद्दा उठा है, वो क्या है। तो सबसे पहले खबर क्या है। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के सदस्य देशों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। जो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमला हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, उसकी जो कड़ी निंदा है वो की गई है एससीओ संगठन में। यह बैठक चीन में चल रही है। एससीओ का जो संगठन है वो चीन में चल रहा है। सदस्य देशों के द्वारा आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक सहयोग की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। जो सभी देश हैं उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ जो है उसको गलत ठहराया है। सदस्य देशों ने किसी भी तरह एक तरफा आर्थिक पाबंदियों का विरोध किया है, यानी कि जो आर्थिक पाबंदियां लगा दी गई हैं, जो टैरिफ लगा दिया गया है, उनका सभी ने मिलकर विरोध किया है कि ये गलत है। एससीओ क्या है। सबसे पहले शंघाई सहयोग संगठन, इसके सदस्य देश हैं भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान व ईरान आदि इसके कुछ सदस्य देश हैं। उद्देश्य क्या है इस संगठन का, तो क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोध और आर्थिक सहयोग। जो आतंकवाद विरोध है जिसको लेकर के पहलगाम हमले की भी निंदा की गई, यानी कि इसका उद्देश्य ही है आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाना। सम्मेलन क्या जो हुआ है तो इसमें सभी देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। सीमा पर आतंकवाद का विरोध किया गया है सभी देशों के द्वारा। किसी भी प्रकार की एक तरफा आर्थिक पाबंदियों का विरोध किया गया है, यानी कि कोई भी देश ऐसे ही जो है व्यापार पर या आर्थिक पाबंदियां यानी कि टैरिफ वगैरह नहीं लगा सकता। जो सीधा सीधा अमेरिका पर वार है, यानी कि अमेरिका की निंदा की गई है। आतंकवाद को क्षेत्रीय स्थिरता और विकास के लिए खतरा बताया है, यानी कि जो आतंकवाद है वो स्थिरता और क्षेत्रीय विकास जो है उस दोनों के लिए ही खतरा है, सभी देशों ने कहा है। भारत की भूमिका क्या रही इसमें, क्या कहा भारत ने, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि भारत की तरफ से भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। आतंकवाद मानवता के लिए खतरा है, सभी देशों को मिलकर आतंकवाद के खिलाफ कार्य करना चाहिए, यानी कि जो आतंकवाद है उसको खत्म करने के लिए आगे आना चाहिए। भारत शांति और स्थिरता का पक्षधर है, ये शांति और स्थिरता की बात करता है भारत हमेशा से, और आतंकवाद के खिलाफ जो है सभी देशों को मिलकर आगे आना चाहिए। बातचीत के मुद्दे क्या रहे, तो प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अन्य नेताओं जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं उनसे भी मुलाकात की। इसमें शांति प्रयास, ऊर्जा व व्यापार सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा आदि जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई इन सभी नेताओं के साथ। सम्मेलन से भारत को क्या लाभ मिलेगा। जो सम्मेलन हुआ है इसे भारत, रूस, चीन एक साथ आए हैं। हमें देखने को मिल रहा है जो एससीओ संगठन है वो चीन में हो रहा है। ऐसे में जो रूस, चीन और भारत हैं वो तीनों साथ मिलकर आए हैं। ब्रिक्स सम्मेलन की सदस्य देश हैं। इन तीनों देशों का साथ आना अमेरिका टैरिफ को चुनौती है। जो अमेरिका ने भारत पर और अन्य देशों पर टैरिफ लगाए हैं उनके खिलाफ ये एक प्रकार की चुनौती है, क्योंकि जो अमेरिका है उसने जो टैरिफ लगाए हैं वो जो रूस है उसे तेल लेने पर ही लगाए हैं, इसके कारण ही लगाए गए थे। और ऐसे में अब ये जो देश हैं वो साथ दिखाई दे रहे हैं। इससे भारत के आतंकवादी हमलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया गया है। जो पहलगाम हमला भारत में हुआ था आतंकवादी, उसके खिलाफ आवाज़ उठी है। भारत पर लगे टैरिफ व सीमा विवाद का मुद्दा उठाया गया है, यानी कि जो अमेरिका ने टैरिफ लगाए हैं उनका भी मुद्दा वहाँ पर उठा है। निष्कर्ष क्या निकलते हैं इसके, तो एससीओ मंच सभी सदस्य देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर आए हैं। एससीओ का जो मंच है, जो संगठन है, उस पर सभी देशों ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर के आवाज़ उठाई है। भारत ने अपनी दृढ़ स्थिति स्पष्ट की है। यह सम्मेलन क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा, सहयोग के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये सुरक्षा और शांति जो कि आतंकवाद के खिलाफ भी आवाज़ उठा रहा है, इसके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये हमने देखा जो एससीओ संगठन है उसके बारे में। अब हम देखते हैं जो इसरो की खबर आ रही है। इसरो में
इसरो सीक्स प्रपोजल फ्रॉम साइंटिफिक कम्युनिटी टू स्टडी चंद्रयान 3 डेटा। जो चंद्रयान 3 हमारा चंद्रमा पर गया हुआ है उसके डेटा से संबंधित जो खबर आ रही है, खबर क्या है, इसरो के वैज्ञानिकों ने शोधकर्ताओं से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। उद्देश्य क्या है इसका, चंद्रयान 3 के लैंड और रोवर द्वारा जुटाए गए डेटा का विश्लेषण करना। यानी कि जो चंद्रयान चंद्रमा पर भेजा गया था उसके जो लैंड और रोवर हैं उनके द्वारा जो डेटा वहाँ पर इकट्ठा किया गया होगा, जो जानकारी इकट्ठा की गई होगी, उससे उद्देश्य है मांगना। शोधकर्ताओं को अंतरिक्ष विज्ञान और चंद्र अध्ययन का अवसर मिलेगा। जो शोधकर्ता हैं उनको अंतरिक्ष विज्ञान जो है स्पेस के बारे में जानने को मिलेगा। चंद्र जो अध्ययन है चंद्र का, चांद के बारे में जानना, उसका मौका मिलेगा। चंद्रयान 3 मिशन क्या है, तो भारत का तीसरा चंद्र अभियान रहा ये। पहले हमने देखा चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकंड भी गए थे। 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की गई थी चंद्रयान 3 की। इसमें लैंडर जो था वो था विक्रम, रोवर प्रज्ञान। इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह से खनिज और वातावरण का अध्ययन करना। यानी कि जो चंद्रमा है उसकी सतह से जो खनिज वगैरह होते हैं उनका अध्ययन ये करेगा। प्रस्ताव का महत्व क्या है, तो वैज्ञानिक समुदाय को ओपन एक्सेस डेटा देना, भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देना, यानी कि जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो भारत को और भी आगे ले जाना, उसको नई पीढ़ी के शोधकर्ताओं को अवसर देना। यानी कि जो नए युवा आए हैं स्पेस में उनको अवसर देना। वैज्ञानिक विज्ञान जगत के लिए उपयोगी निष्कर्ष ये साबित होगा। लाभ क्या होंगे इससे, तो चंद्रमा की सतह और खनिजों की गहरी समझ बढ़ेगी। आगे के लिए स्टडी करने के लिए जो चंद्रमा की स्टडी अगर आगे साइंटिस्ट वगैरह करेंगे तो उनके लिए आसानी होगी, उनको लाभ होगा। इससे भविष्य के मानव मिशनों के लिए मददगार होगा। जो आगे मिशन भेजे जाएंगे चंद्रमा पर उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अनुसंधान में भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत होगी। यानी कि जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसमें उनके बारे में जानकारी वगैरह लेने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा लाभ देगी। चुनौतियाँ क्या रहेंगी इसमें, तो सभी संसाधनों के पास उतनी उन्नत तकनीक नहीं है कि वे डेटा का गहराई से विश्लेषण कर सकें। तो ये कुछ चुनौतियाँ भी हैं। रिसर्च के लिए लंबा समय और भारी फंडिंग की ज़रूरत होती है। ऐसे ही कोई रिसर्च नहीं हो जाती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैसा लगता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। अमेरिका, चीन जैसे देशों के मिशनों से तुलना करनी होगी। इनसे तुलना करने का दबाव बनेगा भारत पर, क्योंकि ये स्पेस टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे हैं। निष्कर्ष क्या निकलते हैं इसके, इसरो ने वैज्ञानिक समुदाय के लिए नए द्वार खोले हैं। चंद्रयान 3 डेटा से वैज्ञानिक खोज और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। भारत का अंतरिक्ष अभियान विश्व स्तर पर प्रेरणा का स्रोत साबित होगा। जो भारत है वो लगातार अपने स्पेस में जो है बढ़त बनाए हुए है, तो भारत की जो एक वैश्विक छवि है वो भी उभारेगा। तो ये हमने देखा इसरो से संबंधित जो न्यूज़ है। अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने आरटी एक्ट में कुछ बयान दिए हैं, वो क्या हैं वो देखेंगे। लार्जर बेंच टू रूल इफ माइनॉरिटी रन स्कूल्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आरटीई एक्ट। आरटी एक्ट के संबंध में क्या बयान दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, तो खबर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े बेंच को रेफर किया है कि क्या अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान पूरी तरह से आरटीई अधिनियम 2009 से मुक्त हैं। मामला सेक्शन 12(1)(c) से जुड़ा है, जिसके तहत निजी स्कूलों को 25% सीटें गरीब और वंचित बच्चों के लिए आरक्षित करनी होती हैं। पृष्ठभूमि क्या है इसकी, तो अल्पसंख्यक संस्थान दावा करते हैं कि उन पर आरटीई लागू नहीं होता, यानी कि कुछ अल्पसंख्यक ऐसे हैं जो आरटीई लागू नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस छूट की सीमा और दुरुपयोग पर चिंता जताई है। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि पहली बार इस पर जो है बयान दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, पहले भी कई बार बयान दे चुकी है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और संजय कौरल की बेंच ने यह मुद्दा बड़े पीठ को सौंपा है। यानी कि जो जजों की बड़ी पीठ होती है उसको ये मुद्दा दिया गया है। मुद्दा क्या है, क्या अल्पसंख्यक दर्जा आरटीई की बाध्यता से बचने का साधन बन गया है, क्या इससे शिक्षा में समानता और समावेशन कमज़ोर हो रहा है। तो ये मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का बयान क्या आया है, अल्पसंख्यक संस्थानों की छूट से समान शिक्षा व्यवस्था बढ़ जाती है।
यह स्थिति शिक्षा के सार्वभौमिक अधिकार अनुच्छेद 21 का को कमजोर करती है, जो कि मौलिक अधिकार है जीवन जीने का, जिसमें एजुकेशन भी आती है। यह विभाजन शिक्षा के परिवर्तनकारी उद्देश्यों को कमजोर करती है। प्रभाव क्या पड़ेंगे इसके? अगर छूट कायम रहती है, गरीब बच्चों की पहुंच सीमित होगी। यदि छूट मिली रही तो जो बच्चे हैं गरीब, उनकी जो पहुंच है एजुकेशन से वो सीमित हो जाएगी। अगर छूट खत्म होती है तो अल्पसंख्यक संस्थानों को भी 25% सीटें आरक्षित करनी होंगी। फैसला शिक्षा में बराबरी और संस्थागत स्वायत्तता के बीच संतुलन तय करेगा। निष्कर्ष क्या निकलते हैं इसके? यह मामला शिक्षा में समानता बनाम अल्पसंख्यक संस्थानों की स्वायत्तता का संतुलन तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह स्पष्ट करेगा कि अल्पसंख्यक दर्जा आरटीई कानून से पूरी तरह मुक्त करता है। अगर आरटीई सभी पर लागू होता है तो गरीब वंचित बच्चों को अधिक अवसर मिलेंगे। यानी कि यदि फैसला आता है इनके हित में तो गरीब जो बच्चे हैं उनको आरटीई के तहत एजुकेशन मिलेगी, उनमें जो आरक्षित सीटें हैं रिजर्वेशन इन बच्चों को दिया जाएगा। तो आज के द हिंदू में इतना ही।